कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोनस पार्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और लाइक करते हो तो सच में मैं अपनी खुशी को आप लोगों से शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। एक सोशल मीडिया पर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑडियंस होती है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। जब भी मैं गिरने को होती हूँ तो मुझे हौसला भी आप लोगों से मिलता है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो ना, वो बहुत प्यार से बोली। उसका यूं बोलना अर्धांग के दिल की धड़कने बढ़ा गया। बोलो ना बाबू, वो उसके गालों से होकर गले पर आकर बोला। मैंने बताया था ना, वो पूजा वो गांव में होगी। बोल उसने आंखें बंद कर ली। मैं इतने दिन नहीं दूर रहूँगा तुमसे। अर्धांग तुरंत खड़ा होकर बोला। मैं अभी चाची अम्मा से बात करके आता हूँ। क्या बात करोगे? यही कि मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। ऐसे ही बोल दोगे? शर्म नहीं आएगी? गौरांगी शर्म से सिमटते हुए बोली। नहीं नहीं आएगी मुझे शर्म। और कैसी शर्म? शादी करके लाया हूँ तुम्हें, ऊपर से कितनी खूबसूरत लगती हो आजकल मुझे तुम। पहले नहीं लगती थी? गौरांगी उसकी बात सुन तुरंत बोली। बहुत अच्छी लगती थी हमेशा से। किस तो तब भी तुम करने देती थी, पर जब से बीबी बनी हो छूना मुश्किल हो गया है यार। वो बोला तो गौरांगी पलटकर खड़ी हो गई। पलटकर मत खड़ी हुआ करो मेरे सामने, इधर पास आकर बात करो। दूर होने का हक नहीं है तुम्हें। अर्धांग बोला तो तुरंत उसके पास खड़ी हो गई। उसने कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब कर लिया। मैं चाची अम्मा को बोल दूंगा। प्लीज़ मत बोलना ना, कसम देना मत अपनी आज, वरना कल की धमकी याद है ना। तो मत कहो ना, अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज़। नहीं, वो जिद से बोला। मान जाओ ना। गौरांगी उसके सीने पर हाथ रखकर हक से बोली तो अर्धांग पिघल गया। फ़ायदा उठाती हो मेरा, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? होठों पर किस करोगी मुझे तुम? खुद से बोलो मंजूर है, वरना मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है। क्या ठीक है? जो तुम कह रहे हो। क्या कह रहा हूँ? वही बात। कौन सी बात? वो शरारत से बोला तो गौरांगी शर्म से उसके सीने से लग गई। तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलेंगे, उसके बाद तुम्हें ये बात पूरी करनी है, वो अदा से बोला। जिद्दी, वो उसके सीने पर मार कर बोली। सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ तो सुनाने के लिए ही बोला है, बोल गौरांगी मुस्कुरा दी। शादी के बाद अगर पति प्यार करने वाला हो तो लड़कियां अपना हर रिश्ता उसमें ढूंढ लेती हैं। हर परेशानी का इलाज उसकी मोहब्बत बन जाता है। पति परमेश्वर इसलिए नहीं कहा जाता कि वो भगवान है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि उसमें सारा संसार समा जाता है। उसकी पत्नी का वही सर्वस्व होना उसे परमेश्वर की उपमा दिला जाता है। इधर शास्त्री भवन का माहौल कुछ गमगीन ही था। सब अपने रोज के कामों में व्यस्त थे। घर के बड़ों को गुस्सा था गौरांगी पर, वहीं बच्चों को उसकी फिक्र और याद सता रही थी। दीदी छत पर चलें? गौरांगी दीदी का कमरा तो ऊपर वाला ही होगा। कान्हा चुपके से आकर आराधना से बोला, जो जाने की तैयारी कर रही थी। ये बात तो सही कही तूने कान्हा, ऐसा कर एक एक करके चलते हैं। सही कहा दीदी, मैं ऐसा करती हूँ, गौरांगी को फोन कर देती हूँ। अनुराधा बोली। मैं भी चलूँगा। उनकी मंडली में केशव आकर बोला। वो अभी छुट्टी पर था। आप कहाँ चलेंगे? एक तो आप पहले भी इतना छत पर कहाँ जाते थे, आज जाएंगे तो सबको शक होगा। प्रिया तुरंत आकर बोली। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है मेरे बारे में? हाँ तो मैंने देखा है, वो हाथ झटक कर बोली। अरे चुप करो, देखो बाबूजी और चाचा जी दुकान पर गए हैं, माँ और चाची अभी किचन में है, मेरे लिए पूड़ियाँ तल रही हैं तो टाइम लगेगा। आराधना बोली। बुआ घोड़े बेचकर सो रही हैं। उसके चुप होते ही कान्हा तुरंत बोला। हाँ हाँ, तुम बस बुआ की पूरी जानकारी हमें ज़रूर बता दिया करो। हाँ तो एक नंबर की चुगलखोर है, अगर ज़रा भी शक हुआ उनको हम सब की क्लास लगवा देंगी। ये माँ है वो मेरी, वो सुप्रिया बोली। बस यही एक बात है जो इस घर में है, वरना कब का उनका सामान पैक कर गंगा जी पर छोड़ आता। चुप करो कंजरों, ऐसे चिल्लाकर लड़ोगे तो कुछ होने से पहले ही सबको पता चल जाएगा। अनुराधा फोन करो गौरांगी को। आराधना बोली। कर दिया है। वो तुरंत जल्दी से छत की तरफ भाग कर बोली।
बाकी सब भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिए। अर्धांग ने उसे शॉपिंग पर ले जाने की बात चाची अम्मा को बता दी थी, तो वो तैयार हो चुका था, बस गौरांगी तैयार होने गई थी। उसे बाहर जाने के लिए कुलवंती ने एक दूसरी साड़ी दे दी थी। अनुराधा का फ़ोन आते ही वो जल्दी से रूम से बाहर आ गई। पीछे पीछे अर्धांग भी आ गया। सामने उसके सभी भाई बहन खड़े थे। वो पनीली आंखों से उन्हें देखने लगी। सुंदर सी गुलाबी कामदार साड़ी, मैचिंग भरी भरी चूड़ियाँ, खुले बाल, मांग में भरा सिंदूर, वो बहुत सुंदर लग रही थी। पीछे खड़ा अर्धांग भी उन सबको देख मुस्कुरा दिया। डार्क ब्लू कॉलर वाला टी शर्ट, नीचे वाइट जींस, माथे पर बिखर आए बाल, एक हाथ में वॉच। कंपटीशन बढ़ गया है यार। अब जीजा इतना हॉट हो अपना, तो अपनी शादी किसी अरे गहरे से थोड़ी ना होनी चाहिए। कम से कम ऐसा तो हो जो साथ में खड़ा होकर चपरासी तो ना लगे। सोचा तो नहीं था, पर अब जीजा बोलना ही पड़ेगा। अब बहन के पति पर नज़र भी तो नहीं रख सकते। अनुराधा बोली तो पास खड़े केशव ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या ऐसे मत देखिए भाई, मैं ना पटा पाऊँ तो लड़का आपको ही देखना है। अब पूरी बात बताना भी तो ज़रूरी है। अपनी बीबी तो आइटम मिल गई हमारी वजह से, ये एहसान है हमारा आप पर। कैसी हो गौरांगी? आराधना पीछे होकर इशारे से बोली, क्योंकि अगर वो बोलती तो ये चंडाल चौकड़ी इतनी तेज बोलना शुरू करती कि सबको पता चल जाता। अच्छी हूँ, वो झिलमिलाई हुई आंखों से इशारे से बोली। पीछे खड़े अर्धांग ने पल के झपका कर सब सही होने का इशारा किया, तो केशव ने भी चैन की सांस ली। फ़ोन उठा, प्रिया इशारे से बोली, तो उसने पीछे मुड़ अर्धांग को देखा। वो जल्दी से गया और फ़ोन उठा लाया। हेलो, कैसी रही सुहाग रात? प्रिया तुरंत और सब छोड़ बोली, तो गौरांगी शर्म से इधर उधर देखने लगी। कुछ तो शर्म करो। काहे की शर्म? तुम्हारे भाई ने तो मना ली, तो हमने सोचा तुम्हारी भी हो गई होगी, वो बेशर्मी से बोली। तो वहाँ खड़े केशव का रुकना मुश्किल हो गया। उसने एक नज़र गौरांगी को देखा और सीधा नीचे। उसकी बात सुन पीछे खड़े अर्धांग ने इशारा किया, जो गौरांगी तुरंत समझ गई। वो ताना दे रहा था कि देख लो। कैसी हो? गौरांगी बात बदल कर बोली। अच्छी हूँ बहुत, तू बता, नंदोई जी परेशान तो नहीं करते? प्रिया बोली, तो पास में खड़े हुए अर्धांग के कानों तक ये बात पहुंच गई। वो दबी सी मुस्कान में उसे देख मुस्कुरा उठा। और कोई बात नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है भला? माँ बाबूजी बहुत, वो संजीदगी से बोली, तो फ़ोन स्पीकर पर होने से उसकी बात के पीछे की नमी सबको चुप करवा गई। मामले को गंभीरता को देख कान्हा बीच में बोल पड़ा, जो अब तक उनकी बकवास को चुपचाप सुन रहा था। चिल करो दीदी, हम हैं ना। और फिर दरवाजे से ना सही, छत से कूद कर इधर उधर जाकर मिलने भी आया जा सकता है। अब मैं तो ऐसा कर ही सकता हूँ, बाकी इन लोगों का पता नहीं। नहीं, कभी नहीं, चोट लग सकती है। बाकी तो कोई मेरी बात मानता नहीं, तू मानेगा? वो अर्धांग की तरफ देख कर बोली, जो ये स्टंट कई बार कर चुका था। वो आगे बात करते उससे पहले ही केशव ने इशारे से सबको नीचे आने को बोला। अच्छा सुन गौरांगी, मैं आज जा रही हूँ, आराधना बोली। और मैं तुम्हारे भाई के साथ आज डिनर पर जा रही हूँ, प्रिया बोली। और मैं इनके गाँव जा रही हूँ, गौरांगी भी तुरंत बोली। क्या? वो सब एक साथ बोले। हाँ, चाची अम्मा लेकर जा रही हैं हम सबको, वहाँ कोई शादी है और हमारे लिए उन्होंने कोई पूजा रखी है वहाँ। अच्छा ठीक है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सबकी पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। गौरांगी भी सब कुछ पूछ पूछ कर रख रही थी ताकि कोई कमी ना रहे। अगले दिन उन्हें निकलना था, तो वो रात को ही सब सेट कर रही थी। सुनो, तुम्हारे कपड़े मुझे समझ नहीं आ रहे, क्या रखना है? वो जो अब तक बहुत तल्लीन होकर कमर में पल्लू लगा उलझी हुई थी बोली। तो अर्धांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो अभी तक उसके चेहरे पर अटखेलियाँ कर रहे बाल, साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर, हाथों में खनकती हुई चूड़ियाँ और पैरों में पड़ी हुई पायल की आवाज़ में कहीं खोया हुआ था। बोलो ना, वो दोबारा बोली, तो अर्धांग होश में आया। कुछ भी रख लो, जो दोगी वही पहन लूँगा। अर्धांग उसके करीब आकर बोला, ऐसे कैसे? जब देखना तुम्ही को है तो चॉइस कर लो, मुझे क्या पहनाना है। आज से मेरा सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा। अर्धांग उसके कमर पर हाथ रख कर बोला। सुनो। गौरांगी उसकी छुहन से सिहर कर बोली। अपना वादा पूरा करो। कौन सा? गौरांगी ना समझी से बोली। करके बताऊं या बोल कर? जैसे तुम चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्धांग उसके होठों की तरफ झुककर बोला।
तो सुबह की उसकी बात याद आते ही गौरांगी नज़र चुराने लगी। अर्धांग उसका हाथ पकड़कर बाहर छत पर ले आया। चमकती हुई चांदनी रात, दूर तलक शांति, चलती हुई हवाएं और ऊपर से उसकी एहसास से भरी खूबसूरत आंखें। गौरांगी का दिल एक पल को थम सा गया। वो खींचती हुई उसकी बाहों में समा गई। मुझे ये रातें बहुत पसंद है, जानती हो क्यों? अर्धांग उसके कान के पास होठ लाकर बोला। क्योंकि इन्हीं रातों में मुझे एक दिन सामने वाली छत पर दो चोटी बांधे हुए एक लड़की दिखाई दी थी। उस दिन जो नज़र उस पर रुकी तो वो जिंदगी बन गई है मेरी। वो बोला तो वो उलझी हुई उसे देखने लगी। ऐसी मत देखो, सिर्फ अभी की बात नहीं है, ना जाने कितने दिनों से दिल की जगह तुम धड़क रही हो। मुझे छोड़कर मत जाना गौरांगी, वरना जानती हो ना, जब दिल ही जिस्म में ना हो तो इंसान। अर्धांग आगे बोलता उससे पहले ही गौरांगी ने उसके लबों को अपने अख्तियार में कर लिए। अर्धांग वहीं थम गया। उसके एहसास से पलकें भारी हो गई। खुद को बेसब्र महसूस कर उसने उसकी कमर से पकड़ उसे खुद से सटा लिया। एक बेहद खूबसूरत सा एहसास मौसम के साथ रंग बिखरे हुए था। क्या कोई प्रकृति से भी सुंदर डेकोरेशन कर सकता है? ऐसे ही नहीं, मोहब्बत में चाँद, तारे, आसमान की बातें की जाती है। होठों की अटखेलियों के साथ उसकी रुकती हुई सांसें महसूस कर अर्धांग उसके गले तक आ गया। उसकी मजबूत होती पकड़ और बेसब्री से गौरांगी कांप सी गई। टूटी हुई सांसें संभाल वो उसके बालों को सहलाकर प्यार से बोली, रुक जाओ। जानती थी इस टाइम अगर वो थोड़ा भी तेज हुई, अर्धांग का गुस्सा उसकी जान निकाल देगा। पर उसमें खोए हुए अर्धांग को उसकी आवाज़ कहाँ सुनाई दी। सुनो, अभी नहीं। इस बार वो उसे कंधे से पकड़कर बोली तो अर्धांग झुझला उठा। सीधी खड़ी रहो ना, वो अपने लाल हुए चेहरे को उठाकर बोला तो गौरांगी सहम गई। बिखरे हुए बाल, लाल हुए चेहरे और आंखों में उतरी इश्क की लाली में उतरा हुआ गुस्सा गौरांगी का उसके बेहद होने का एहसास करा गया। वो मैं कह रही थी कि वो अभी पूजा, वो कुछ अटक कर बोली। नहीं रहूँगा मैं तुमसे दूर, और पहले भी कहा है ना तुमसे, तुम्हारे पास आया करूँ तो टोका मत करो, तुम पर हक है मेरा। उसमें कोई बंदिशें मुझे पसंद नहीं है, वो गुस्से से उससे दूर होकर बोला। गौरांगी की आंखें छलक पड़ी। वो मुड़कर खड़ा हो गया। उसकी नाराज़गी गौरांगी की जान निकालने लगती थी हमेशा से। सुनो ना, गौरांगी हिम्मत कर बोली। नहीं सुनना, अब तो दूर होना, खुश रहो। अर्धांग बोला तो उसने उसकी पीठ पर अपना सर रख दिया। मैंने कब मना किया है जो गुस्सा हो जाते हो? वो तो चाची अम्मा ने कहा तो मैंने वैसा ही मान लिया, कहकर गौरांगी सिसक पड़ी। अर्धांग ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। तू रोने क्यों लगती हो? अर्धांग पीछे मुड़कर उसके गालों पर आए आंसू पोंछकर बोला। तुम कह ही ऐसे रहे हो, मैं मना भी कर पाती हूँ क्या तुम्हें? करते तो अपने ही मन का हमेशा मेरे साथ हो। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, अब नहीं बोलूँगा कुछ भी। रहने दो, तुम्हारा हमेशा का ही है, मेरी तो वैल्यू ही नहीं है। एक तो ये तुम्हारा गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है तुम्हारे, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? टिकने भी देती हो गुस्सा? कभी उससे पहले ही ये आंसू तैयार रखती हो? हाँ तो मुझे शौक़ है रोने का, क्या पता हो रोती तो हमेशा ही रहती हो। वो उसके गालों पर चिपक गए बालों को कान के पीछे करते हुए आंसू पोंछकर बोला। रहने दो, गौरांगी रूठी हुई बोली। पता नहीं मैं गुस्सा ही क्यों होता हूँ, जब मनाना मुझे ही है तुम्हें तो। तुम मत मनाओ ना। कैसे ना मनाऊँ? एक ही तो बीबी है मेरी, वो भी जान से प्यारी। सबकी एक ही बीबी होती है। नहीं, कुछ लोग दो भी रखते हैं, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। अर्धांग शरारत से बोला तो गौरांगी की आंखें बड़ी हुई। तुम ऐसा करोगे? गौरांगी उसकी बात सुन एक बार फिर नम आवाज में बोली तो अर्धांग को टूट कर प्यार आया उस पर। बहुत मजबूर हूँ, वो सोखी से बोला। मतलब? बताया ना, दिल हो मेरा तुम, तो सांसें भी तुम्हारी हुई। नज़र से ज़्यादा देर दूर होती हो तो घुटन सी होने लगती है मुझे, तो कैसे किसी और को देखूंगा? वो जुनून से बोला तो गौरांगी उसे एकटक देखने लगी। इतना प्यार कब हुआ मुझसे? खुद से पूछो, जवाब मिल जाएगा। तुम्हारी ज़बान भले ही ना बोल पाई हो, मैंने बहुत पहले ही जान लिया था कि जो मेरा दिल है मैं उसकी जान हूँ। ऐसे ही नहीं, तुम्हें छूने का अधिकार तुमने तब भी दे दिया था जब कोई भी लड़की किसी के स्पर्श को गलत ही मानती है। अर्धांग उसकी आंखों में देख बोला तो गौरांगी उसके यूं सच बोलने से नज़र झुका गई। वो सच ही तो कह रहा था।
मुझे बहुत प्यार है तुमसे, मैं हर घड़ी बोल सकता हूँ, पर अब तुमसे सुनना चाहता हूँ जान, जो तुम अपने दिल में रखती हो। बोलो ना। अर्धांग उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाकर बोला। तो गौरांगी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सज गई। उसने सर झुकाकर ना में सिर हिला दिया। कब बोलोगी? जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब, वो बेबाकी से बोला। तो गौरांगी और शर्म से लाल हो उठी। चलो सो जाओ चलकर, कल हमें निकलना है। गौरांगी बात बदल मुड़कर बोली। मुझे नींद आ रही है। पहले बोलो। अभी नहीं, वो रूम की तरफ बढ़कर बोली। तो अर्धांग उसके पीछे ही बढ़ गया। मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हो जाओ। वहां से भागकर सीधा रूम के अंदर आकर बोली। अच्छा। वो आगे बढ़ा और उसे गोद में उठाकर बेड पर फेंका। वो गोल गोल होकर घूम गई। उसे सीधा होने का मौका अर्धांग ने फिर नहीं दिया। उसे अच्छे से अपने पहलू में समेट आंखें बंद कर ली। पैकिंग। चुपचाप लेटो, वरना सारी पूजा पाठ सब साइड कर, पूरी रात सोने नहीं दूंगा, फिर करती रहना पैकिंग। अर्धांग धमकी देकर बोला। तो गौरांगी ने उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर ली। अगले दिन सभी बिल्कुल तैयार हो चुके थे। सब अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। वैसे तो चाची अम्मा चाहती थी कि ट्रेन से जाएं, पर इतने लोगों के इमरजेंसी में टिकट कंफर्म नहीं हो पाए, तो सभी गाड़ी से ही निकल रहे थे। जानती हो गौरांगी, इटावा में बहुत लड़कियां हैं जो अर्धांग की एक झलक की दीवानी है। अनिमेष, जिसे कल रात ही ये शरारत सूझी थी, वो नेहा के साथ गौरांगी की मदद करने के बहाने ये आग लगाने उसके पास आया था। आखिर अर्धांग का वो चिढ़ा हुआ मुंह उसे बड़ा प्यारा लगता है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई? गौरांगी उसकी बात सुन अपने एहसास छिपा कर बोली। मैं तो बता रहा हूँ, लड़का चाहे कितना भी अपनी बीबी से प्यार करे, लड़कियों की अटेंशन तो सभी को अच्छी लगती है। आपको भी? गौरांगी उल्टा उसी से सवाल कर बैठी। तो नेहा की हंसी छूट गई। अनिमेष ने उसे घूर कर देखा। अरे मैं कहाँ, अर्धांग कहाँ? मुझे तो जो मिलता है पहन लेता हूँ, कहाँ लड़कियाँ मुझे देखती हैं? भरोसा नहीं है ना मेरी बात का? वो उसकी शक्ल देखकर बोला। अभी देखना कितने अच्छे से तैयार होकर निकले अर्धांग बाबू, वो बोला। तो गौरांगी ने नज़र उठाकर उसे देखा। काली फिटिंग कॉलर टी शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स, वाइट शूज, आंखों पर सेश चढ़ाए, वो अपने बालों को उंगलियों से संभालता हुआ गाड़ी की चाबी लिए गौरांगी के रूप को नज़र में उतारता हुआ उसके पास आकर खड़ा हुआ। अनिमेष ने गौरांगी की तरफ नज़र की, जो जलकर राख हुई जा रही थी अभी से। अनिमेष का काम हो चुका था। वो शरारत से नेहा की तरफ देख जीत की मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। सुर्ख चॉकलेटी साड़ी, जिसकी मैचिंग चूड़ी, लंबे बालों का जूड़ा, भरी हुई मांग, वो पूरे 16 श्रृंगार किए हुए अर्धांग के बगल वाली सीट पर बैठी अभी भी अर्धांग के उतरते हुए रूप को देख अनिमेष की बात सोचे बैठी हुई थी। सारी गाड़ियां निकल चुकी थी, बस उसी की गाड़ी पीछे थी। अर्धांग ने गाड़ी को झटके से ब्रेक लगा दिया और अगले ही पल गौरांगी उसकी बाहों में थी। अर्धांग के ब्रेक लगाने से ही गौरांगी संभल नहीं पाई थी कि उसके यूं उसे खुद के करीब कर लेने से उसने उसकी तरफ नासमझी से देखा। इतना खूबसूरत किसने लगने को कहा था? अर्धांग सूखे से बोला। तो गौरांगी की पलकें एक बार को झुक गई। यही तो उसका दीवानापन उसके दिल को एक अलग लय दे जाता था। खुद को अक्स को नज़रअंदाज कर उसकी नज़रें सिर्फ उसे ही देखती थी, फिर भी प्यार में जलन। सब लोग आगे जा चुके हैं। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर गौरांगी धीरे से बोली। मुझे गांव का रास्ता पता है, और टेंशन ना लो, पति हूँ तुम्हारा, सेफ हो मेरे साथ। अर्धांग उसके गालों को अपने होठों से छूकर बोला। सुनो, वहाँ बहुत लोग होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर ध्यान देना बंद कर दो। मैं पागल हो जाऊँगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। गौरांगी कुछ सोच कर बोली। उसकी तुम टेंशन ना लो, एक दिन भी नहीं लगेगा तुम्हें वहाँ एडजस्ट होने में, सब बहुत अच्छे हैं। अब किस करो मुझे। नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। गौरांगी मासूमियत से बोली। तो अर्धांग ने उसकी कमर पर हाथ कसा। आह, कर रही हूँ। वो उसका इशारा समझ उसके लबों की तरफ बढ़कर बोली। तो अर्धांग की पलकें उसकी छुअन से नसीली हो गईं। गांव की मुडेर आते आते लहलहाते हुए हरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू, जानवरों के गले में बंधी घंटी की आवाज़ें, एक अलग ही दुनिया होती है गांव की। लगता है जैसे सारी टेंशन कहीं पीछे छूट गई हो। सुंदर सी पेंटिंग्स को अनुकृति, जिसे देख आत्मा तक सुकून उतर जाता है। गौरांगी खिड़की से बाहर उस सुंदर से रूप को आंखों में उतार ही रही थी कि गाड़ी झटके से रुक गई।
उसने सामने देखा एक भव्य 3 मंजिला हवेली जो उस पूरे गांव में सबसे ऊंची जगह पर बनी थी। उसे देख उसने अर्धांग की तरफ देखा। चाची अम्मा की हवेली, वो उसकी आंखों के सवाल को पढ़कर बोला। सभी गाड़ियां पहले ही रुक चुकी थी। गौरांगी ने देखा कि सोना तो दूर की बात है, कुलवंती और अभियंता भी लंबा सा घूंघट डाल बाहर निकल कर आई थी। गौरांगी ने झट से पल्लू संभाल लिया। सामने से आती नेहा को देख अर्धांग गाड़ी से बाहर आया। ध्यान रखना नेहा, तुम्हारी भाभी कुछ ज़्यादा ही नर्वस है, वो धीरे से बोला। जी भाई, आप टेंशन ना लें, बोल वो गौरांगी की तरफ चली गई। अभय चौधरी, उनकी पत्नी सरोजनी, उनकी ही बेटी अनुप्रिया की शादी थी। वैसे तो अभय का एक बेटा भी था जो अर्धांग से छोटा था, आशीष चौधरी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। आसपास की लड़कियां, औरतें भी पहले से ही चल रहे किसी न किसी काम के चलते वहीं पर थी। अर्धांग के उतरते ही वो सबकी नज़रों में उतरता चला गया। जो गाड़ी से उतरकर घूंघट के अंदर से ही गौरांगी को अंदर तक सुलगा गया। आइए भाई साहब, अभय ने आगे बढ़कर जोरावर चौधरी को गले से लगा लिया। भले ही उम्र कम हो अभय की, पर रिश्ते में तो संग्राम और विक्रम के चाचा ही हुए थे, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उसके बाद अर्धांग और निमेश ने भी। कैसी हो कुलवंती, सरोजनी बोली। सब बढ़िया चाची, आप बताइए। सब राजी खुशी। अम्मा बता रही थी अर्धांग की दुल्हन भी आई हैं, सरोजनी तुरंत बोली। आसपास खड़ी लड़कियों ने तुरंत नेहा को जाकर घेर लिया। उनके बीच गौरांगी भी सहमी सी खड़ी हो गई। तुमने बताया नहीं, नंबर तो हमारा था तुम्हारे पास। तुम्हारा भाई आ रहा है यार, ये जब देखो पहले से ज़्यादा ही सुंदर दिखता है, अनुप्रिया की सहेली राधिका बोली। इसे देखकर तो लगता है जैसे हम गोरे तो बस नाम के हैं, खाता क्या है यार। सही कहा, सच में कातिल ही है। इन शब्दों के तीर गौरांगी का दिमाग खराब कर रहे थे। उसने धीमे से नेहा का हाथ दबा दिया जो उन सब की बातों से सदमे में खड़ी थी। अरे चुप करो तुम सब, अम्मा बता रही थी कल जिस पर तुम सब नज़रें गड़ा रही हो वो अपनी दुल्हनिया लेकर आया है, अनुप्रिया तुरंत बोली। क्या? वो सब सदमे से बोली। आओ गौरांगी, उन सबको साइड कर वो सजी सवरी गुड़िया जैसी गौरांगी की तरफ बढ़कर बोली, जिसके रूप के दीदार की अधीरता तो अनुप्रिया को भी थी। आखिर अर्धांग के चार्म का दीवाना यहाँ हर कोई था। चौखट पर खड़ी चाची अम्मा अपने पूरे परिवार के साथ पूरे ठसक के साथ सबका स्वागत कर अंदर ले रही थी। पूरा परिवार अंदर पहुंच चुका था। सिर्फ नए जोड़े की खास विधियों के हिसाब से सबसे लास्ट उनका नंबर आया। अब लाख शादी हो जाए, जो अच्छा है उसे देखने में चोरी कैसी, होना तो पहले भी वो उनका नहीं था। सोच दरवाजे पर गौरांगी के साथ खड़े अर्धांग को लड़कियों ने ताड़ना नहीं छोड़ा, जिसे देखकर गौरांगी का दिल एक स्वाभाविक सी जलन से भर उठा। उसने तिरछी निगाह से अर्धांग को देखा जो पहले से ही उसकी तरफ ही देख रहा था, तो गौरांगी ने पलकें झुका ली। जैसे ही घर में उसने एंट्री ली, सारे मर्द बैठक की तरफ बढ़ गए, अर्धांग को छोड़कर जो अभी भी गौरांगी के पास ही खड़ा था। लल्ला, सब हो गया है, अब तुम भी कुछ खा लो, थक गए होंगे, चाची अम्मा ने उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, तो वो मन मार बाहर की तरफ चला गया। एक तो उसका दिमाग वैसे ही खराब हुआ पड़ा था, जब से शादी हुई थी उसकी बीबी उसकी ना होकर बाकी सबकी थी। उसके जाते ही एक नया हल्ला शुरू हो गया। अब तो चेहरा दिखा दो चाची, हम भी तो देखें आपके सुंदर से बेटे की दुल्हन कैसी है। छुपी रुस्तम हो नेहा, हमको भी नहीं बताया, कर ली अपने भाई की शादी। अरे बता देती तो हम भी आ जाते। अनुप्रिया, जाओ बेटा चौकी लाओ, हम दिखा देते हैं सबको, तभी मुई इन लड़कियों का मुंह बंद होगा। सरोजनी बोली तो अनुप्रिया हंसते हुए नेहा के साथ अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। हवेली का पूरा आंगन देखते देखते ही औरतों और लड़कियों से भर गया। सुर्ख जोड़े में गौरांगी चौकी पर बिठा दी गई। हंसी ठिठोली अभी अनुप्रिया के साथ होते होते अब गौरांगी पर आ गई थी। गांव की औरतों की वो ठिठोली गौरांगी के गालों की लाली कम होने ही नहीं दे रही थी। कुलवंती ने चाची अम्मा के इशारे पर आगे बढ़ गौरांगी का घूंघट उठा लिया। चाची अम्मा के मुंह पर औरतों के मुंह देख एक गर्व की मुस्कान आ गई। सच में गौरांगी थी तो वाकई दिल में उतरने वाली। उसकी कजरारे से नयन जिन्हें देख अर्धांग ही पागल रहता है, तो और किसी का होना तो लाजमी ही था। उस पर जड़ाऊं गहने और नाक की बड़ी सी नथ में उसकी कोमल सी होठों की सुंदरता पर चार चांद लगा दिए थे।
ऐसे ही नहीं, अर्धांग उसकी नथ का दीवाना हुआ रहता है। उसके गोल से चेहरे पर लगती ही वो कमाल की थी। कहो कैसी है बहू? सूरज की अम्मा चाची अम्मा बोली। बड़ी सुंदर है चाची, मैं ना कहती थी कोई खासी होगी जो तुम्हारे पोते के लिए बनी होगी। तो अब शुरू हो जाओ, कुल देवी की पूजा का बंदोबस्त करो, मोटा नेक दूंगी उसके बाद। अनुप्रिया की शादी की भी तैयारी करनी है ना? चाची अम्मा बोली तो अनुप्रिया के गाल भी दहक उठे। भाभी, ये राधिका जीजी, मंगला जीजी, श्वेता, राखी, नीतू, नेहा ने बारी बारी से सबको गौरांगी से मिलवाना शुरू कर दिया और वो भी हंसकर सबसे मिलने लगी। उसकी वो मीठी सी मुस्कान वाकई सबके मन के संशय को दूर करती चली गई कि वो घमंडी या फिर अहंकारी होगी। वैसे मुझे तुम बुआ कहना, जैसे सोना भाभी कहती हैं। आखिर आप सबसे तो मैं छोटी ही हूँ। अनुप्रिया गौरांगी के पास बैठकर बोली। पर रिश्ते में तो आप हमारी दादी हुई ना। वो उसकी प्यारी सी सूरत को नज़र में उतार उसके गाल को छूकर बोली तो सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, वो मत बोलना, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ मैं। वो मुंह फुलाकर बोली तो गौरांगी ने उसके गाल खींच दिए। जो आप कहे वही बोलूँगी, ठीक है? बहुत अच्छा। वैसे एक बात बताऊं, ये सब जो घेरा बनाकर बैठी है ना आपके पास, अर्धांग भाई की दीवानी है। इटावा में उनसे सुंदर कोई नहीं है। वो तो किस्मत की बात है, वरना देवर जी ऐसे शादी कर लेंगे एकदम किसी ने सोचा भी कहाँ था। उनकी बातें सुन सोना जो कब से चुप बैठी थी वो बोल पड़ी। वैसे भाभी, अनिमेष भाई की भी किस्मत कम नहीं है, सुंदर तो आप भी कम नहीं है। वो तो है। राधिका की बात सुन सोना एकदम से खुश होकर बोली। अनुप्रिया की शादी 8 दिन बाद थी तो एक एक कर मेहमान समझो आ ही चुके थे। पूरी हवेली भरी हुई थी। रीति रिवाजों में कोई कमी ना रहे उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था। हलवाई, टेंट, लाइट सब अभी से चालू था। लगभग आधा गांव काम करवाता और उसका खाना पीना भी हवेली में ही था। सूरज की अम्मा, सारी तैयारी हो गई? चाची अम्मा ने पूछा। हाँ, सब हो गया चाची अम्मा, बस नए जोड़े की गांठ बंधवा दीजिए। ठीक है, नेहा जाओ, अर्धांग को बुला लाओ। जी चाची अम्मा, बोल उसने गले में पड़ा दुपट्टा सही किया और बाहर बैठे की तरफ आ गई। कुल देवी की पूजा के समय उस लाल जोड़े में सजी हुई गौरांगी की शक्ल को अर्धांग ने देखने की पूरी कोशिश की, पर क्या मजाल, घूंघट की ओर से उसे कुछ दिखा हो। औरतें और लड़कियां इस कदर पास में थी कि कुछ इशारा करना भी मुश्किल था। गांव में वैसे भी ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे के फंक्शन में शामिल होने में बड़ा मज़ा आता है। अर्धांग झुझला चुका था जो धीरे धीरे अब गुस्से का रूप लेने लगा था। घर आते आते रात हो गई। पूरा गांव जगमग होने लगा। एक अलग ही रूप में उसकी सुंदरता बहुत हद तक थक चुकी गौरांगी का दिल खुश कर रही थी। घर लौटकर ढोलक की थाप, गाने, हंसी ठिठोली के बीच अब बहुओं का नया रूप सामने आ गया। मेहमानबाजी का, जिसमें गौरांगी भी आगे बढ़कर शामिल हुई। कुछ सोना को देखकर, कुछ कुलवंती की आंखों के इशारे से वो सब देख समझ कर रही थी। चाची अम्मा बड़े आंगन से जुड़े हुए बारामदे में पड़े दीवान पर बैठी सभी के काम को परख सलाह मशवरा में बिजी थी। बाकी मर्दों की सारी जमात बाहर बैठक में थी। क्या हुआ, मुंह क्यों फूला है? अनिमेष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों का गुस्सा अनिमेष ने तुरंत परख लिया। मुझे ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, इतना आसान नहीं है यहाँ अपनी बीबी का हाथ लगना। देख नहीं रहा, पूरा गांव ऐसे उमड़ा हुआ है जैसे हमारी बीबियाँ हम इन्हीं की स्वागत के लिए लाए हैं। वो उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर बोला। आपका तो पता नहीं, पर मेरी वाली ज़रूर मेरे हाथ आएगी, क्योंकि उसकी कमज़ोरी मुझे पता है। अर्धांग को सोच कर बोला तो अनिमेष ने उसे नासमझी से देखा। अब अर्धांग की महिमा तो वो ही जाने। रात को 10:30 बज चुका था। किसी को हो ना हो, गौरांगी को अब वाकई अर्धांग की टेंशन होने लगी थी। वो जानती थी अर्धांग उसे ढूंढ कर अब तक तप कर लाल हो चुका होगा। सभी को अपने अपने घर जाने के बाद भीड़ कुछ कम हुई थी। सारे मेहमानों को उनके जगह ले लेने के बाद वो धीरे से संकोचवश नेहा से बोली। निहू, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? ओह, क्या बात है, रात हुई कि आ गई भाई की याद? नेहा हंसकर बोली। आएगी नहीं क्या? दिन भर जो उनके तारीफों के कसीदे सुनी है तो अब जाकर अच्छे से देखना भी तो है कि वो सिर्फ इनके हैं। अच्छा, आपकी भी बारी आएगी तब पूछूंगी। गौरांगी ने हंसकर अनुप्रिया को जवाब दिया तो वो शर्म से लाल हो उठी।
वैसे भाभी, नीचे के सारे कमरे तो मेहमानों के लिए हैं और अर्धांग भाई को तो आप जानती हैं, उनकी हर बात हर चीज़ ही अलग होती है, तो ऊपर वाला कमरा उन्हीं का होगा। लेकिन मैं देख लेती हूँ एक बार कि कहीं कोई है तो नहीं, वरना पता चला आप शर्म से फिर नीचे आ गई। हाँ, ये ठीक है, बहुत लोग, क्या पता कौन कहाँ हो। तब तक ऐसा करें आप भाभी, मेरे साथ मेरे कमरे में रहिए, नेहा देख कर आएगी। अनुप्रिया बोली तो गौरांगी ने हाँ में सर हिला दिया। वाकई ये गांव तो सपनों जैसा लगता है। वो अनुप्रिया के रूम की खिड़की के पास एक बड़ी सी दीवान पर बैठकर बोली। वहां से आती हुई एकदम साफ हवा उसका मन महका गई। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद एकदम शांत माहौल में झिंगुर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कहीं दूर किसी बुजुर्ग जो घर के बाहर लेटे होंगे, उनके खांसने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव ही अपना घर हो। वरना शहरों में ये सब के दायरे कहाँ हैं। ना सर पर पल्लू, ना छिप छिप कर पति का इंतजार, ना बड़ों को देख लाश से पल के झुकने का रिवाज, और ना ही ऐसे इकट्ठे होकर वो बातें करने का मज़ा जो यहाँ गांव में था। उसकी बहू सुंदर है, उसकी लड़की का उस लड़के से चक्कर है, और फलाने की बहू पर्दा नहीं करती। ऐसी अनगिनत बातें आज गौरांगी को सुनने को मिली थी। उस सोच में ना जाने कैसे उसकी पलकें भारी हुई और वो सो गई। तुम्हारी भाभी कहाँ है? नेहा जो ऊपर पहुंची ही थी कि सीढ़ियों के पास खड़े अर्धांग ने उसे देख तुरंत पूछा। वो भाई नीचे है, मैं आपको ही देखने आ रही थी। गौरांगी भाभी थोड़ा झिझक रही थी। आपका रूम उन्हें पता नहीं था ना, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। वैसे भी चलो एक बार में ही सब पता करवा देता हूँ उन्हें। वो शर्ट के स्लीव्स पलटता हुआ नीचे की तरफ बढ़कर बोला। यहीं खड़ी रहोगी रात भर? नीचे चलो। अर्धांग पीछे मुड़कर बोला तो नेहा जो उसके तेवर देख खामोश हो गई थी, हड़बड़ाकर उसके पीछे हो ली। वो जैसे ही रूम में आया, सामने का नज़ारा देख तब गया। गौरांगी आराम से दीवान पर लेटकर अनुप्रिया के साथ सो चुकी थी। वो आगे बढ़ा और झटके से उसे गोद में उठा लिया। तुम भी सो जाओ, वो नेहा से बोलता हुआ आगे बढ़ गया। ऊपर लाकर उसने सीधा उसे बेड पर लिटाया। गौरांगी इस कदर थक कर सो चुकी थी कि टस से मस नहीं हुई। वो अब पीली साड़ी में थी, शायद काम के चक्कर में लहंगा उतार कर उसने पहन ली होगी। पैरों में पायल, बिछिया, महावर, हाथों में भरी चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और एक नेकलेस, मांग पर सूखा सिंदूर जो उसके माथे तक फैल चुका था, और नाक में वही एक छोटा सा नग, लटकती हुई छोटी सी नथ जो आज गौरांगी ने पहन ली थी। जानती थी अगर ये नहीं पहनी तो उसके पति परमेश्वर नाक पर गुस्सा लिए कम से कम 1 घंटा उससे लड़ाई करेंगे। एकदम गांव के हिसाब से पूर्ण सुहागन का रूप लिए वो अर्धांग का दिल बेचैन कर रही थी। किसने कहा ये सुहाग की निशानियां बोल्ड हो चुकी हैं? ये तो वो रंग है जो बिखर कर एक औरत को और खूबसूरत कर देती हैं। अर्धांग के होठों पर मुस्कान आ गई। जितना वो उसे देखता उतना ही प्यार में हर बार खुद को बेहद कर लेता। वो दिन प्रतिदिन उसके नाम के इन सिंगार के साथ उसे पागल करने लगी थी। सोलो मैडम, कल से तुम्हें अच्छे से इसका हिसाब देना होगा। जितना पागल कर रही हो मुझे, उतना ही पागल तुम्हें कल से करूँगा। वो क्या है ना, मुझे मेरी बीबी अब बाहों में चाहिए ही चाहिए, वो भी टूट कर। बोल उसने शर्ट निकाल साइड में टेबल पर फेंकी और सीधा गौरांगी के ऊपर आकर उसके गोरों गालों को कसकर चूमा, फिर उसके होठों को एक डीप किस में खुद में उतार लिया। गौरांगी की चूड़ियाँ रुकती हुई सांसों के साथ नींद में ही उसके सीने पर आ गई, तो वो मन मार कर उससे अलग हो गया। समझता तो वो भी था कि वो बहुत थक गई होगी। उससे हटते, उससे आती हुई उसकी खुशबू महसूस कर वो नींद में उसके सीने से लग गई। अर्धांग के उससे दूर होते ही अर्धांग से आती हुई उसकी खुशबू महसूस कर गौरांगी नींद में ही उसके सीने से लग गई। अर्धांग के गौरांगी के यूं सिमटते ही अर्धांग की रगों में सुकून उतर आया। उस पर खुलकर प्यार ना जता पाना उसे गुस्सा जरूर दिला जाता था, पर उसका प्यार से यूं ही बाहों में सिमट जाना उसके हर गुस्से को बेहद प्यार में भी बदल जाता था। आई लव यू, वो उसे कसकर खुद से सटाकर उसके बाल चूम कर बोला, उसे यूं देखते हुए ना देर रात तक जाने कब उसकी आंख। आई लव यू, वो उसे कसकर खुद से सटा उसके बालों को चूम कर बोला, उसे यूं देखते हुए देर रात तक ना जाने कब तक उसकी आंखें नींद से भारी हो गईं। भोर होते ही सुबह के 4 बजे से ही गांव में एक बार फिर चहल पहल शुरू हो गई।
अर्धांगी दुल्हन पहली ही आवाज़ गौरांगी के कानों में पड़ी तो तुरंत उसकी आंखें खुली। अभियंता थी दरवाजे पर। चाची अम्मा ने भेजा था उसे। हाँ चाची, आ रही हूँ, वो अर्धांगी पकड़ से खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली। उठकर कपड़े लेकर नीचे आ जाना, नहा लो उठकर कपड़े लेकर नीचे आना, नहा धो लो, फिर घर के मर्द उठ जाएंगे, तब तक पूजा निपट जाएगी। ठीक है चाची अम्मा ने कहा है, बोल वो वापस मुड़ गई। अब जाकर गौरांगी को याद आया कि वो अलग जगह पर है। उसने कुछ डर से चेहरा उठाकर देखा। उसके पति परमेश्वर अभी के लिए सो रहे थे। बिखरे हुए बाल, लाल होठ, ऊपर का निर्वस्त्र शरीर, घनी पलकों में ढकी हुई खूबसूरत आंखें। माथे पर कोई सिकन नहीं थी। सबसे सुंदर नज़ारा था सुबह का उसके लिए। वाकई यूं नहीं सब उसकी तारीफ में किताबें लिखते थे, जबकि इस रूप की कल्पना उन्होंने कभी की भी नहीं होगी जो इस टाइम सिर्फ वो देख रही थी, और सिर्फ वो ही देखेगी जिंदगी भर। जलन से भर जरूर जाती है वो, पर उसका दिल जानता था उस पर कितनी भी नजरें हों, अर्धांग की नज़र जब भी रुकती है सिर्फ उस पर ही रुकती है। लड़ती तो गौरांगी बस उससे, उस जलन से गुस्सा होकर, बौखला कर ऐसे ही, पर हकीकत तो उसका दिल अच्छे से जानता था। पर दूसरे ही पल गौरांगी परेशान हो उठी। जानती थी अर्धांग इतनी जल्दी नहीं सोता, उसे उठाकर वो ही लाया होगा यहाँ, और बहुत तरीके के गुस्से के मुंह भी बनाए होंगे। उसका दिल किया एक बार उसे उठाकर मना ले उसे कि गलती से सो गई थी वो, पर अगर ये सब करने बैठी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आखिर मन मारकर वो धीमे से उठी। बेड से उतरकर एक बार सोते हुए उसकी तरफ बहुत प्यार से देखा। दिल में जितना प्यार था उसके लिए उमड़ आया, और खुद पर गुस्सा भी। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए, फिर धीमे से ना जाने किस एहसास से उसके होठों को भी छू लिया। फिर खुद में ही शर्मा उठी। फिर याद आते ही जल्दी से इधर उधर देखा, उसका सामान भी यहीं था। उसने जल्दी से उसमें से एक साड़ी निकाली और पल्लू सर पर रख नीचे का रुख किया। दिन निकलते निकलते सभी औरतें नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। पूजा पाठ होने के बाद सभी मर्द धीरे धीरे उठने लगे थे। माँ, अब क्या करना है? गौरांगी सर का पल्लू संभाली कुलवंती के पास उस बड़े से किचन में आकर बोली, जहाँ एक साथ ना जाने कितने लोगों का खाना बन सकता था। एक तरफ चूल्हा, दूसरी तरफ गैस चूल्हा, और सारी औरतें ज़मीन पर बैठकर एक साथ सब्जी और बाकी सब करती थी। कई औरतें हेल्प के लिए भी रखी हुई थीं। उसका यूं प्यार से संबोधन अक्सर कुलवंती को लाजवाब कर देता था। उधर अर्धांग की आंखें खुली तो गौरांगी वहाँ नहीं थी। सुबह सुबह उसका मूड इस कदर बिगड़ा कि उसने पास पड़ी टी शर्ट उठाई और उसे पहनते हुए नंगे पैर ही नीचे की तरफ आ गया। गौरांगी, उसकी आवाज़ की तेजी किचन में हो रही हंसी ठिठोली में बिजी सबके कान खड़े करवा गई। हो गया कांड। अनिमेष मुस्कुराकर चाय और बिस्कुट का पैकेट लेकर बाहर आंगन की तरफ ये सीन देखने की मकसद से आ गया। बाकी लोग भी पीछे पीछे आ गए। पीछे खड़ी हुई गौरांगी ने घूंघट के अंदर से देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा देख सहम गई। अब गौरांगी के प्रियतम प्यारे का गुस्सा गौरांगी पर किस तरह निकलेगा जानने के लिए देखते रहिए कल का भाग। क्या गौरांगी अपने रूठे हुए पिया को मना लेगी या उसे अर्धांग की नाराजगी झेलनी पड़ेगी? पर जो भी होगा बहुत 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 खूबसूरत होगा, इसलिए देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, और थोड़ा सा समय निकाल कर ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मेरा हौसला भी बढ़े और आप लोगों के कमेंट पढ़कर मेरे चेहरे पर स्माइल भी आ जाए, जैसे आप लोगों को कहानी पढ़कर आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।